इजाज़ गुल साहब से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। और फ़िल्म के हवाले से आपको पता है कि एक इंसान मेस्मराइज़ हो जाता है। कोई भी फ़िल्म हो, किसी भी रीजन की हो, किसी भी ज़बान की फ़िल्म हो, उसका अलग ही चार्म है और उसकी अलग ही खूबसूरती है, उसका अलग ही नशा है। इजाज़ साहब ये बताएँ कि हमारे यहाँ जो रीजनल फ़िल्म उनका क्या स्कोप है और उसके क्या हालात हैं? इम्तियाज़ साहब कहते हैं कि पश्तो फिल्म जो है वो यहाँ पे बन चुकी थी बहुत पहले, आज़ादी से भी बहुत पहले बन चुकी थी, 47 से पहले, बॉम्बे में ऑफ कोर्स। और लेकिन आज़ादी के बाद यूसुफ खान शेख बानो जो है, वो 1970 में हमारी पहली फिल्म थी, बदर मुनीर और यास्मीन खान की, और कराची में बनी थी वो फिल्म। वो पश्तो की थी लेकिन बनी कराची में थी। ये देखिए किस तरीके से रिलेट होती है। हमारे बहुत सारे पख्तून भाई जो हैं वो कराची में आज काम कर रहे हैं 1921 में, लेकिन पश्तो फिल्म जो है यहाँ पे 1970 में बनी थी कराची में। चुनाचे पश्तो फिल्म और कराची जो है उसका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। पठान भाइयों के हवाले से ऐसा बोल जो वहाँ पे आज काम कर रहे हैं। मैंने शिप ब्रेकिंग की एक अभी डॉक्यूमेंट्री देखी लॉकडाउन के दौरान, जो हमारे यंगस्टर ने बनाई थी। उसमें भी जो अपना शिप ब्रेकिंग में काम कर रहे हैं हमारे अपना लेबर जो है, वो बहुत सारी पख्तून वहाँ से आई है, वहाँ पे काम कर रही है। इसी तरीके से कराची में सिंधी फिल्में बनी, और मैंने पंजाबी फिल्मों को तो आपको बताया। जब उर्दू फिल्में यहाँ पे नहीं चली, अपना पहली फिल्म नहीं चली तेरी याद, तो उन्होंने यहाँ पे पंजाबी फिल्में जो हैं, और इससे पहले आज़ादी से पहले भी लाहौर एक सेंटर था पंजाबी फिल्मों का। तो पंजाबी फिल्मों का तो ये तारीफ हो गई कि वो बहुत पहले बन रही थी। पश्तो फिल्में जो हैं वो 1930s में एक फिल्म बनी, 40s में, नॉट 30s में, 40s में, बल्कि शायद अर्ली 40s में। और फिर यूसुफ खान शेख बानो पर ये पश्तो फिल्म थी। सिंधी फिल्में बनी कराची में और बनती रहीं थ्रू आउट 50s एंड 60s एंड 70s। अब नहीं बन रही, लो बजट होती हैं ये फिल्में। हमारा रीजनल सिनेमा जो है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इंडिया में आसाम में आसामी फिल्में बनती हैं, या तेलुगु तेलुगु पंजाब में तमिल पंजाबी है। फिल्में बनती हैं। हाँ, और ये अपना जैसे तेलुगु और तमिल फिल्में जो हैं वो बजट के लिहाज से बहुत ऊंची हैं, बहुत महंगी हैं, मुंबई की फिल्मों से भी ऊंची हैं बजट में। और एक तेलुगु है, तमिल है, मराठी है, मलयालम है, पंजाबी हैं, भोजपुरी। आसामी हैं, बंगाली हैं, भोजपुरी हैं, बहुत सारी ज़बानों में फिल्में बन रही हैं। और यहाँ ये कहना बेजा नहीं हुआ कि बंगाली फिल्में उनकी सबसे अच्छी हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ अच्छा स्क्रिप्ट। सत्यजीत रे जो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, वाहिद अपना वो डायरेक्टर थे इंडिया के जिन्हें सत्य अपने ऑस्कर अवार्ड मिला। और ये अपना बहुत ही दुख की बात थी कि वो बहुत बीमार थे और वो अपना लॉस एंजलिस नहीं जा सकते थे अपना अवार्ड हासिल करने के लिए। चुनाचे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज जो है, जो कि ये अवार्ड्स देती है लॉस एंजलिस में, उनके लोग जो हैं, उनकी डेलीगेशन जो है, वो अपना कैलकटा, जो कोलकाता बन गया है, वहाँ पे आया। और उन्होंने एकेडमी अवार्ड जो है सत्यजीत रे को दिए। सत्यजीत रे उठ भी नहीं सकते थे अपने बेड से, बस बेड रिडन। और उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया, अपना आंखें भीग गई उनकी मेरे ख्याल में। वो अपना यूट्यूब पे है वो अपना मंजर जहाँ पे वो अपना एकेडमी अवार्ड वसूल कर रहे हैं। तो रीजनल फिल्म जो हैं, चाहे वो बंगाली हों, चाहे वो पंजाबी की हों, चाहे वो सिंधी की हों, चाहे वो पश्तो की हों, उनका अपना हुस्न है। लेकिन सभी की बात नहीं कर रहा मैं, तेलुगु तमिल की फिल्में तो बड़ी महंगी बनती हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल ये फिल्में जो हैं ये बजट वाइज कम होती हैं, छोटे बजट होते हैं, लेकिन होती अच्छी हैं। अभी मुझे बताया कि अपना पश्तो फिल्में जो हैं वो बहुत अच्छी हो गई हैं, नई टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, नए लेंसेज उसमें लगाए जा रहे हैं। वो भी मैं बात करूँगा आपसे कभी जी बिल्कुल। तफसील में। ये ठीक है, टेक्नीक स्क्रिप्ट के हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन हम अगर बैन अवी मंजरनामे पे देखें तो देखें ईरानी फिल्म जो है फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है उनको एक अवार्ड मिला था। और जो बैन अवी फिल्म फेयर्स होते हैं वहाँ दुनिया भर से फिल्म जो है दिखाई जाती हैं, उनकी एग्जीबिशन होती है। बजा हमारी फिल्म जो है वो कहाँ है?
मेरे ख्याल में इम्तियाज़ साहब अगर मुझे मौका देंगे तो ईरानी फ़िल्मों के बारे में मैं बात करूँगा। मुझे अगर थोड़ा-सा वक़्त दे दीजिएगा, जी, जी। तफ़सील में मैं बात कर दूँगा आपकी। हमारी फ़िल्में जो हैं वो बैनुल-अक़वामी लेवल पे अपना कोई मकाम नहीं बना सकीं। अ, शायद उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी फ़िल्में जो हैं वो लोकल मार्केट के लिए बनती हैं। उसमें गाने होते हैं, उसमें कॉमेडी होती है, उसमें ट्रेजेडी होती है, उसमें अमीर लड़का होता है, गरीब लड़की होती है, गरीब लड़की होती है, अमीर लड़का होता है। फार्मूला फिल्म्स की हाँ, बात कर रहे वाद बैंक की मुखालफत होती है या तलाक होती है, अलग होती है, फिर से मिलाप हो जाता है उनका, कॉमेडियन आ जाता है, हैं। गाने दो होते चार हैं। गाने होंगे यहाँ हाँ, से। एक वो आइटम सॉन्ग जो है वो एक आ गया है, आई डोंट नो कहाँ से आ गया है। मेहंदी के गाने होते हैं, उसमें प्रोडक्शन होती है, ड्रेसेस होते हैं, सेट्स होते हैं, म्यूजिक होता है, बड़ी एलेबोरेट कैमरा मूवमेंट्स दी जाती हैं उसमें, उसको कैप्चर करने के लिए। जो हैं अपना ये गाने मेहंदी के या शादी के। और ये चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्ली फ्रेंच सिनेमा में या ब्रिटिश सिनेमा में या अमेरिकन सिनेमा में या रशियन सिनेमा में या जर्मन सिनेमा में नहीं चलेंगी। वो स्टोरी बेस्ड फिल्म चाहेंगे, पाकिस्तान की कहानी हो, ड्रामा भी उसमें पाकिस्तानी हो। वो अगर हमारे ड्राइंग रूम की फिल्में देखना चाहते हैं तो वो ड्राइंग रूम की फिल्में उनकी हमारे से बेहतर फिल्में वो बना रहे हैं, हमारे से अच्छी फिल्में हैं उनकी ड्राइंग रूम की। चुनांचे इंडियन फिल्में या एशियन फिल्में जो चली हैं यूरोप में या अमेरिका में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, वो यहाँ की कहानी है और यहाँ पे बनानी चाहिए, और बेस जो है उसका स्टोरी लाइन वो यहाँ का होना चाहिए। ठीक। तकनीकी तौर पे आप क्या देखते हैं? मेरा सवाल ये है कि एक ज़माने में, बल्कि हर ज़माने में यही कहा जाता था कि स्क्रिप्ट ज़बरदस्त होना चाहिए। स्क्रिप्ट जितना अच्छा और उम्दा स्क्रिप्ट होगा उतनी कामयाब फिल्म। लेकिन अब जो मौजूदा दौर में फिल्म क्या हर शोबे में तकनीक ही जो है ना दर आई है, और लोग अब कहानी या उसकी प्रोडक्शन के साथ साथ उस जदीद और मॉडर्न टेक्निक को भी जो है बड़ी अहमियत देते हैं। उस हवाले से बताएं कि एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है तो तकनीकी एतबार पे हम वो प्रोडक्शन जो है उसको कैसे उसके साथ रिलेट करते हैं और कैसे अहमियत देते हैं। मतलब एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है लेकिन फिल्म में वो तकनीकी तौर पे वो महारत नहीं शामिल की गई, तो क्या हम उसको अच्छी फिल्म कहेंगे या वो कामयाब फिल्म की जमानत है? देखिए, एक्शन फिल्म्स का इस वक्त दौर हो रहा है। मैं तो अपनी नॉलेज में यही समझता हूँ कि एक्शन फिल्म ने जो दुनिया में और बैन अवी सतह पर जो एक मकाम बनाया है और उसका जो स्कोप बन गया है, उसने तो एक नई राय जो है ना मुतय्यन कर दी है फिल्म के मुस्तकबिल के लिए। आप क्या कहते हैं? तो देखिए इम्तियाज़ साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक फिल्म के बहुत बड़े डायरेक्टर ने से पूछा गया कि फिल्म के लिए 3 ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? 3 अहम चीज़ें क्या हैं? उसका जवाब बड़ा दिलचस्प था। उसने कहा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट। यहाँ पे आके बात खत्म हो जाती है। फिल्म की डायरेक्शन, फिल्म की प्रोडक्शन इफ़ेक्ट्स, फिल्म का म्यूज़िक, फिल्म का साउंड, फिल्म की एडिटिंग, फिल्म के ड्रेसेस, फिल्म का मेकअप, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बाद में आती हैं। फिल्म की कहानी, फिल्म का स्क्रिप्ट, फिल्म का स्क्रीन प्ले, उसके डायलॉग्स को भी मैं कहानी से थोड़ा सा पीछे रखूँगा। बेसिक स्टोरी लाइन जो है आपकी वो मैटर करती है। और ये आपने बात की कि अगर फिल्म का स्क्रिप्ट अच्छा है लेकिन फिल्म के बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कमज़ोर हैं, तो होना तो नहीं चाहिए ऐसे। मेरे ख्याल में अगर आपने स्क्रिप्ट पे बहुत मेहनत की है तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्शन और आपकी डायरेक्शन, आपकी एक्टिंग, आपकी प्रोडक्शन वैल्यूज़, आपकी म्यूज़िक, आपकी एडिटिंग, आपका साउंड जो है वो भी मतलब एटलीस्ट मयार पे होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो नेचुरली फिल्म इफ़ेक्ट होगी, फिल्म को बॉक्स ऑफिस भी इफ़ेक्ट होगा, क्रिटिकली भी फिल्म की अप्रिसिएशन जो है वो उसको नहीं मिलेगी। फिल्म का स्क्रिप्ट सबसे पहले आएगा, कहानी सबसे पहले आएगी, स्क्रीन प्ले जो है उससे पहले कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आपके बाकी शोबे जो हैं उन पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके आउट ऑफ फोकस शॉट्स हैं और फिल्म का स्क्रिप्ट अच्छा है तो फिल्म फिर उससे डैमेज होगी डेफिनेटली। इसका मतलब फिर देखिए ना, अगर हम चाइनीज फिल्म देखते हैं, मतलब जैकी चैन की मैं बात करता हूँ, मार्शल आर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ,
उन्होंने सारी उनकी फिल्म की जो बेस है वो सारी तकनीक के ऊपर है। जितनी टेक्नोलॉजी उसमें देख लें, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। वो कई फिल्मों में तजर्बात भी हुए बैन अवी सतह पर, उन्होंने मार्शल आर्ट को उसकी उसके हवाले से जो थी वो 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 टेक्निक्स वगैरह उन्होंने एडॉप्ट भी की, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उस तरह से चल नहीं सकी। लेकिन वहाँ स्क्रिप्ट की वो, मतलब अगर वो फिल्म देखते हैं आप, तो उसमें लड़ाई मार पिटाई के अलावा ना फाइट ही है ना, सारी सारी फिल्म में फाइट चल रही है। स्टोरी वही है जो आम से, उसमें कोई जानदार स्क्रिप्ट नहीं है, कोई चौंका देने वाली बात नहीं है, लेकिन वो स्क्रिप्ट फिर भी लोग देखते थे, सिर्फ फाइट की वजह से देखते थे। इम्तियाज साहब, आपने जैकी चैन की बात की या और जो अपना हाँ, वो मिसाल के तौर फिल्म पर बनी है, जैसे जैसे आपने बिल्कुल सही हवाला दिया जैकी चैन का। ये फिल्में जो हैं, ये आप देखते तो हैं, लेकिन क्रिटिकली अगर कहें कि आपके इनको बहुत अच्छे नंबर दिए जाएंगे फिल्म की तारीख में, या फिल्म क्रिटिक्स जो हैं वो इनको अप्रिशिएट करेंगे, या उसको फ्रांस का अपना सबसे बड़ा जो अवार्ड जो है वो उनको मिलेगा, या फॉर इवन दैट मैटर किसी और मुल्क में भी, या वो एकेडमी अवार्ड मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा उनको। और ये अपना वक्ती तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, या जो भी एक्शन फिल्मों के अपना एक्शन फिल्मों को जो भी लोग पसंद करते हैं, वो उसको जाके फिल्म को देखेंगे। और जैकी चैन का एक नाम है, इससे इनकार नहीं कर सकते। उसने अपने एक्शन के जरिए ब्रूस ली, हाँ, ब्रूस ली इन्होंने अपना जो मकाम पैदा किया वो एक्शन के थ्रू पैदा किया, और वो बात हमें माननी पड़ेगी। लेकिन जो क्रिटिकली सक्सेसफुल या क्रिटिकली अप्रिशिएटेड फिल्में की जाती हैं, उनमें ये नहीं आएगी किसी तरह से, नहीं आएंगी, लेकिन ये एंटरटेनिंग तो है। हाँ, वक्ती तौर पे न सिर्फ एंटरटेनिंग है, बल्कि अपना पैसा वसूल फिल्में हैं ये। आप फिल्म का टिकट अगर 800 रुपए का या 1000 रुपए का खर्च करके जाते हैं और फिल्म देखते हैं, तो आपको आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है, वो बिल्कुल आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं उसको। फिर एंटरटेनमेंट का जो एक, हम जब एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, तो फिर एंटरटेनमेंट का लफ्ज जो है उसमें तो फिर काफी चीजें आ गई। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि फिर मैंने शुरू में आपसे यही बात की थी कि देखिए, फिल्म हम किसको कहते हैं। फिल्म का बेसिकली जो 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 नाम है, जो मीडियम है, उस मीडियम में कुछ पैराए, कुछ असूल तो होंगे कि जी फिल्म में ये चीज़ें हों तो इसको हम फिल्म कहेंगे, अदरवाइज इसको हम फिल्म नहीं कहेंगे, इसको हम ड्रामा कह सकते हैं, प्ले कह सकते हैं। मुझे ये बताएं कि अच्छा स्क्रिप्ट कैसे आता है। देखिए, अपना इम्तियाज साहब, जब अपना फिल्म का स्क्रिप्ट है ना, ये मैं आपको शुरू में कही थी बात कि मैंने स्टूडेंट फिल्म तो बनाई है यूनिवर्सिटी में, यहाँ फिल्में देखी हैं, यहाँ पे सिनेमा चलाते हुए सैकड़ों फिल्में जो हैं वो गुजरी हैं हमारी नज़र से। लेकिन फिल्म जो है वो बहुत शुरू में लिटरेचर के साथ आ गई थी, और शॉर्ट प्लेस और लॉन्ग प्लेस और शॉर्ट स्टोरीज और बायोग्राफीज और नॉवेल्स, शेक्सपियर, ये तमाम जो हैं ये फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं। फिल्म जो है वो लिटरेचर भी है, और अगर आप लिटरेचर को फिल्म में लाते क्या हैं, लाए हैं, शुरू से लाए हैं। एक बात बता दूं कि शुरू में जब फिल्म बननी शुरू हुई, तो फ्रांस ने जो स्टेज के ड्रामे जो थे उनको फिल्म किया, कैमरा रख के ऑडिटोरियम में स्टेज पे उनको फिल्म किया, और फिर वो सिनेमा में चलाई फिल्में। ऑब्वियसली उसमें कैमरा मूवमेंट्स नहीं थी और शॉर्ट डिवीजन नहीं थी, लेकिन ये है कि वो कुछ अरसे के लिए बहुत बड़े बड़े जो ड्रामे थे स्टेज के, वो स्क्रीन पे देखे गए। जो अपना उनका लिटरेचर जो था वो स्क्रीन पे आया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक चला नहीं, इसलिए कि वो टेक्निक गलत थी कि वो उसको स्टेज पे पिक्चराइज कर रहे हैं। लेकिन लिटरेचर पे फिल्में बनी हैं, बहुत बनी हैं, और बनती रहनी चाहिए। चुनांचे फिल्म का अदब के साथ ताल्लुक तो है। रहा सवाल आपका ये कि अपना शॉर्ट स्क्रिप्ट जो है वो कैसे लिखा जाता है, या उसकी बुनियादी चीज़ें क्या हैं। अगर एक बहुत बड़ा काबिल राइटर है, मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए कि वो मुनासिब नहीं है, और वो एक वो एक लिखता है फिल्म, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी उसकी अदब की चाशनी जो है वो एक अच्छा स्क्रिप्ट भी बन जाए।
स्क्रिप्ट की एक अलग टेक्निक है फिल्म के लिए। उसमें शॉर्ट डिवीजन है, उसमें ड्रामा है, उसमें क्लोजअप्स हैं, उसमें किस तरीके से, ये तो विजुअल मीडियम है ना, ये एक लिटरेरी मीडियम तो नहीं है कि आप किताब पे लिख रहे हैं। जब भी कहते हैं कि ये कोलैबोरेटिव आर्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उन चीज़ों में बहुत चीज़ें और शामिल हो जाती हैं। और ये फिर जो फिल्म के राइटर्स जो हैं जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखे हैं, स्क्रीन प्ले एक नॉवल से या एक शॉर्ट स्टोरी से या एक बायोग्राफी से बिल्कुल एक अलग चीज़ है। वो तो एक आपको दिखा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे, किताब आपको बता रही है, स्क्रीन प्ले आपको दिखा रहा है विजुअली कि विजुअली ये चीज़ कैसे होगी और लेंस के अंदर कैसे आएगी ये चीज़। तो वो एक बाकायदा अपना आर्ट है। बहुत सारे बड़े ऊंचे ऊंचे राइटर्स जो हैं उन्होंने स्क्रिप्ट लिखे, स्क्रीन प्ले लिखे और वो नाकाम हो गए, इसलिए स्क्रीन प्ले जो है वो बजाते खुद एक आर्ट है। आपको एक छोटी सी ह्यूमरस साइड के ऊपर भी एक चीज़ बता दूँ, गोदाख बहुत बड़े फ्रेंच डायरेक्टर हैं, उनकी दो कोटेशन बताता हूँ मैं आपको। वो बोले कि फ्रांस का ये अलमिया ये है कि हमारे पास टैलेंट है और पैसा नहीं है। हॉलीवुड के पास टैलेंट नहीं है और पैसा है, फिल्में वो भी बनाते हैं, फिल्में हम भी बनाते हैं। फिर गोदाख की एक कोटेशन ये है कि फिल्म की बिगनिंग, उसका मिडल और उसका एंड होना चाहिए। वो आगाज़, उसके दरमियान का हिस्सा और फिर क्लाइमैक्स, यहाँ पे वाक़या ख़त्म होती है। लेकिन वो गोदाख इससे आगे भी एक बात करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस ऑर्डर में हो कि पहले बिगनिंग हो, फिर मिडल हो, फिर एंड हो। और उसने तजुर्बात किए हैं कि फिल्म का एंड पहले दिखा दिया है, उसके बाद फिल्म की बिगनिंग बताई है और मिडल आखिर में ले गया है। तो ये भी किया है उन्होंने फ्लैशबैक्स में, आमतौर पर टेक्निक किया नहीं जाता ये लिटरेचर में भी हाँ, उनकी ये हाँ, टेक्निक हाँ। है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस में तो उसमें उन्होंने बताया भी है। और क्योंकि मैं फ्रेंच थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी भी है, तो वो उस हवाले से जब हमें हमारी टीचर बताती थी वो मुख्तलिफ फ्रेंच का, तो जब पहले सेशन में जब हमारी टीचर ने बताया कि यमापेल इम्तियाज, जी जी मेरा नाम इम्तियाज है, तो उन्होंने ये बताया कि अंग्रेजी में जब हम कहते हैं ना आई एम इम्तियाज, तो इसका मतलब ये है कि मैं इम्तियाज हूँ। तो फ्रेंच ये कहते हैं कि मैं कहलवाता इम्तियाज हूँ, यमापेल इम्तियाज। तो ये पहले दिन जब मैं फ्रेंच की क्लास में था, ये नमन सी पढ़ा मैं, तो पहले दिन वो कहते हैं उनका थिंकिंग स्टाइल ही हो रहा है अलग बिल्कुल। वो उनको आप, क्योंकि हम लोगों का ये है कि हम अंग्रेजी से ट्रांस करके अंग्रेजी से सोचते हैं, कोई दूसरी जुबान में थॉट जो है, थॉट हमारा जो है वो अंग्रेजी का है। तो वो ये बताते हैं कि आपने इसको अगर हम, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट थे हम यही करते थे कि अंग्रेजी में करके सोचते थे कि यार अंग्रेजी में क्या आएगा, फिर हम ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करते थे। तो तब टीचर ने बताया कि अगर आप इस तरह करेंगे तो वो फ्रेंच नहीं होगी। तो जब उन्होंने ये बताया कि ये जो जब ये जुमला कि जी मैं इम्तियाज कहलवाता हूँ, तो ये एक नई बिल्डअप हो जाती है सोच की कि वो किस तरह सोचते हैं। फिर उनकी शर्ट्स पैंट्स जब हमने मजीद देखा, उनके टाई के कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ये इटली और ये सारा जितना भी उनके साथ एरिया जो फ्रेंच के साथ वेस्टर्न यूरोप का वो बताते थे। तो वो फिर उस आपका सोचने का अंदाज डेफिनेटली जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये तो दुरुस्त बात है कि जब अदब की बात करते हैं, अदब में फ्रांस का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत ऊंचा मकाम है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी यही है कि देखिए ना, दो तहरीकें अदब में आई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तो सारा सिलसिला है अदब के हवाले से। फिर हमारे जैसे वो हमारे असातिज़ा बताया करते थे कि जी पहले नंबर पे जो आप बात कर रहे थे, जी पहले नंबर पे शायरी है। जब आर्ट की डेफिनेट करते हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। आर्ट की जब हम आर्ट की डिवीजन करते हैं या उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसमें पहले नंबर पे शायरी आती है। तो मैंने हम पूछते थे कि शायरी आती है, नहीं पहले नंबर पे कहते जी मौसीकी आती है। हम कहते जी मौसीकी कैसे आती है? कहते जी आप आउटपुट देखें और इनपुट देखें और आउटपुट देखें।
मैटर कम यूज हो रहा है। वो जब सिखाते थे फ्रेंच जब हम पढ़ रहे थे तो वो जिसवा सादी वहीं से स्कल्पचर और ये कैसो वगैरह सारा सिलसिला जब ये पढ़ा रहे होते थे तो वो ये बताते थे पहले नंबर पे मौसीकी, दूसरे नंबर पे शायर। तो हमें वो कंफ्यूज करते कि आप बताएंगे कैसे है, तो फिर वो कहते हैं इसका पैरामीटर है नसर, प्रोज जो है वो थर्ड नंबर पे आता है, अफसाना शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि मैं खुद शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ तो अफसाने के हवाले से वो कहते थे कि ये थर्ड पे, प्रोज कोई भी है सफरनामा वो थर्ड पे आ गई। तो हम कहते थे नसर फिर आगे चलते इसी तरह फिर स्कल्पचर और ये चौथे नंबर पे और इस तरह आगे वो पेंटिंग वेंटिंग का वो बताते थे। लेकिन वो कहते हैं पहले नंबर पे आपने कैसे इसको करना है, इसका पैरामीटर क्या है, वो कहते थे मैटर कितना यूज हो रहा है। प्रोज पे वो बताते थे आपने एक बात कहनी उसको आप 100 सफ़ों पे भी लिख सकते हैं, शायरी सिर्फ एक मिसरे में वो पूरा जहान उसमें आ जाता है। तो कहते हैं यार एक मिसरे में आपने कितना कुछ कह दिया, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स की बात हो। मैं पीएनसी में स्टूडेंट था वो यही बताते थे इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, कितने कम टाइम में आपने कितनी बड़ी बात कहनी, यही कमाल है। हमारी एडवर्टाइजिंग में देखिए 30 सेकंड में भैया वो सब कुछ कह जाते हैं, क्या जाते हैं, बल्कि चीज बेच देते हैं जो बेचना होता है। ये आर्ट है, वो कहते हैं ये आर्ट था, ये आर्ट है। और आर्ट की जितनी भी फॉर्म्स हैं उस फॉर्म में आपने देखना होता है कि आप कितना आउटपुट दे रहे हैं, एक कितना इनपुट दे रहे हैं और कितना आउटपुट ले रहे हैं। ये नहीं है कि आप सारा दिन बैठे में काम कर रहे हैं और पता चले कि आपका रिजल्ट जो है उस लेवल पे नहीं है। जैसा मैं आपको बता दूं कि अपना फिल्म स्क्रिप्ट जो है, स्क्रीन प्ले जो है, यूट्यूब बहुत देख रहा हूँ मैं आजकल, क्योंकि अपना वो लॉकडाउन की वजह से पीएनसी रोज नहीं जाता मैं, अपना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो घर से हो जाती हैं। तो वो उसमें भी अपना जो स्क्रिप्ट के वो पोर्शन जो साइलेंट हैं जिसमें कोई डायलॉग नहीं है वो बड़ा मायना रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं, वो बहुत से होते हैं पोर्शन वो स्क्रिप्ट में, बिलाशुबा उसमें ये बिल्कुल बड़ी आपसे क्या सवाल किया जाए, मैं सोच रहा हूँ कि क्या ना करूँ, ये नहीं समझ आती कि मतलब इतने पहलू आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल आप यू डिजर्व दिस सर, कि अभी तो आपसे उस लेवल पे जो हमें सीखने का मौका मिलता है। देखिए जब हम मौसीकी की क्लास लेते थे तो हमारे टीचर बताया करते थे कि यार पहले सीखो कि सुनना कैसे, बजाना और गाना तो बहुत दूर की, पहले समझो तो सही कि आप मौसीकी सीखते कैसे हैं, सुनने के लिए कि अच्छी मौसीकी कैसे सीखते हैं। नाज़रीन बहुत दिलचस्प गुफ्तगू इजाज़ साहब के साथ चल रही है और मज़ीद देखते हैं इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ गोशे जो हैं वो कैसे एक्सप्लोर करते हैं।